बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम ट्रांसपोर्ट की शॉर्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं क्लास 9 के। इस चैनल पर हम इस तरह वीडियो बनाते हैं कि इससे जो है ना एग्ज़ाम के लेवल पर चीज़ें क्लियर हो। हम एक तरफ है बोर्ड पे जो चीज़ें होते हैं वो आपको एक थॉट तो दे देती है, लेकिन आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पूरी आपको थॉट प्रोसेस जो है ना आपको नहीं होती, आप प्रैक्टिकल नहीं जो है ना वो नॉलेज गेन करते। तो इसलिए हम जो है ना बुक से वो कंसेप्ट जो है ना समझने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो आज हम जो है ना क्लास 9 के आखिरी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज आरबीसी रेड ब्लड सेल लैक सेलुलर ऑर्गेनेल। जो रेड ब्लड सेल है खून है, इसमें हमारे साथ जो है ना सेलुलर ऑर्गेनेल क्यों नहीं होते। सेलुलर ऑर्गेनेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब चीज़ें, न्यूक्लियस और ये सब चीज़ें। रीज़न ऑफ लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स इन आरबीसी, वजह जिसकी वजह से आरबीसी नहीं होते। आरबीसी आर स्पेशलाइज्ड सेल, ये हमारे पास ख़ास किस्म के सेल होते हैं। अबाउट 95% ऑफ देयर साइटोप्लाज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन। 95% जो साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन होता है। The main function of RBC is to carry oxygen around the body। इसका जो अहम काम होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी में कैरी करती है। It has no nucleus, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑर्गेनेल्स so it can carry as much oxygen as possible। तो ये ज़्यादा इसलिए ऑर्गेनेल नहीं होते और इसका कोई ख़ास काम है नहीं। तो इसका क्या काम है, सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाना, और वो किस चीज़ के ज़रिए ले जाया जाता है, वो ले जाया जाता है हीमोग्लोबिन के ज़रिए। तो इसमें हीमोग्लोबिन 90% जगह घेरते हैं। Absorption and release of oxygen by HB is a spontaneous process। अच्छा, ये मतलब सेल को तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें जो होता है आरबीसी में, इसमें HB को जो ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को और रिलीज़ करता है, ये स्पॉन्टेनियस है, इसमें न्यूक्लियस का कोई किरदार नहीं है। इट डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। देयरफॉर आरबीसी लैक न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस और दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेल उसमें में इसकी कमी होती है, न्यूक्लियस की और अदर सेलुलर ऑर्गेनेल की। जो दूसरा क्वेश्चन है, इज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हायर ऑन सनी डे और इन अ रेनी डे। जो ट्रांसपायरेशन पसीना निकलना, तो ये हमारा जो पसीना निकलता है ये कौन से दिनों में ज़्यादा होगा, सनी डे पे या रेनी डे पे। तो इसका जवाब है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर एक्सेलरेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जल्द से जो पानी निकलता है यानी हम उसको पसीना कहते हैं। लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो शिद्दत होता है, टेम्परेचर एक्सेलरेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और जो गर्मी होती है ये ज़्यादा करती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को। वाइल ह्यूमिडिटी स्लो डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जबकि नमी ट्रांसपायरेशन को क्या करती है, कम करती है। सो इट शो दैट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी हायर ऑन सनी डे। तो इससे पता चलता है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन की मकदार ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी सनी डे, उस दिन जब सूरज होगी, दिन रेनी डे, और उस दिन से जिस दिन बारिश होगी, यानी जिस दिन सख्त गर्मी होगी उसमें पसीना ज़्यादा निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल हैपन टू ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इफ द एयर इज
इंजेक्टेड इन द जाइलम वेसल। जो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम है उसको क्या होगा इफ़ द एयर इज़ इंजेक्टेड इन द जाइलम वेसल। अच्छा, इसकी थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। ये जाइलम वेसल है, इसमें अच्छा प्लांट का ट्रांसपायरेशन क्या होता है, स्टोमेटा से होता है, यानी प्लांट से भी कुछ पानी जो है ना हवा में चला जाता है, इवापोरेट होता है, उसको भी ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और हमारे बदन से उसको स्वेटिंग कहते हैं। तो ये क्या है, इसको ये इस तरह है कि अच्छा ये जाइलम है, इसमें पानी जाता है लीफ तरफ, कहाँ पर, लीफ तक। तो ये जब लीफ तक जाता है तो इसमें अगर हम हवा डाल दें तो इससे क्या असर होगा पानी के स्ट्रीम पर। द इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ एयर इन जाइलम वेसल ऑन ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन पर क्या असर होगा अगर हम उसमें हवा डाल दें। द अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर, जो ये जो स्ट्रीम होता है ये अनब्रोकन होता है, बिल्कुल एक जैसे एक दागी की तरह होता है, पानी इस तरह चलता है। विच मूव्स अप, जो कि ऊपर जाता है इन जाइलम वेसल। जाइलम वेसल में इसका ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जो कि ट्रांसपायरेशन जिसको स्ट्रीम जो हमारे पास एक स्ट्रीम एक लाइन की जिस तरह होती है। द एंट्रेंस ऑफ एयर, जो एंट्रेंस अगर दाखिल हो जाए किस चीज़, क्या चीज़, एयर, हवा, इन द जाइलम, किस चीज़ में, जाइलम जो वेसल है इस कॉल्ड एयर एबोलिज्म। इसको क्या कहते हैं, एयर एबोलिज्म। जब हवा इसमें दाखिल किया जाए इसको क्या कहते हैं, एयर एबोलिज्म। इफ़ एयर इज इंजेक्टेड इन द जाइलम, अगर एयर इंजेक्ट की गई, दाखिल की गई जाइलम में, ऑफ द कॉलम ऑफ वाटर, जाइलम के वाटर के कॉलम में, यानी कॉलम सीधा को कहते हैं तो सीधा होता है तो इसलिए कॉलम ऑफ वाटर विल ब्रेक अप, तो वो टूट जाएंगे, एंड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम विल स्टॉप। तो इसमें जो ऊपर जाता है तो इसमें बहुत सारे एडहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, तो वो उसकी तरह, तो जब हवा दाखिल की जाएगी तो ये टूट जाएगा और ये स्ट्रीम, और फिर क्या हो जाएगा, जो है ना स्ट्रीम जो ऊपर चल रही थी वो बंद हो जाएगी। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है, फूड का ट्रांसलोकेशन क्या चीज़ है प्लांट में, इसका क्या मतलब है। तो जाइलम का ट्रांसपायरेशन है और फूड का ट्रांसलोकेशन है। तो इसकी हम क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन मिलाए गए हैं, तो पहला के जो ट्रांसलोकेशन का आंसर है वो इस जो है ना पैराग्राफ से हम निकाल सकते हैं। व्हेन द फूड आर प्रिपेयर्ड इन ग्रीन लीव्स, जब खुराक को तैयार हो जाती है कहाँ पर, ग्रीन लीव्स में तैयार की गई होती हैं, किस ग्रीन लीव्स में, बाई किस प्रोसेस के जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए। द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ एसिमिलेट्स। ग्रीन लीव्स को सोर्स ऑफ एसिमिलेट कहते हैं, और सिंपली सोर्स भी कहते हैं, यानी किस चीज़ का सोर्स है, फूड प्रिपेयर करने का सोर्स। दिस फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, ये फूड जो ले जाता है क्या ले जाता है, फ्लोएम इसको ले जाता है टू द अदर पार्ट्स लाइक ब्रांचेस, रूट्स एंड सीड्स, दूसरे हिस्से को प्लांट की मसलन शाखे, जड़े और जो सीड होते हैं, तुखम, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स लाइक कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जहाँ बनता है उसको सोर्स कहते हैं या सोर्स ऑफ एसिमिलेशन कहते हैं, और जहाँ को ज़रूरत होती है जैसे शाखा उनको देते हैं, उनको सिंक कहते हैं, सिंक ऑफ एसिमिलेशन आर सिंपली सिंक। सो ट्रांसलोकेशन में बी डिफाइन एज, तो ट्रांसलोकेशन इस तरह बयान किया जा सकता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ले जाना खुराक का सोर्स से सिंक तक, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। मैनी डिफरेंट थ्योरी वर प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, बहुत सारे जो है ना थ्योरी बयान किए गए ट्रांसलोकेशन के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, अबाउट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन फूड के बारे में।
तो इसके बारे में थ्योरीज भी पढ़े, लेकिन हम इसको सिर्फ छोटे छोटे लेवल पर डिस्कस करते हैं ताकि एवरेज जो है ना, एवरेज स्टूडेंट तक इसकी या रसाई हो और इसको समझ सके। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल? ट्रांसपायरेशन पुल किसे कहते हैं? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन इन लाइफ ऑफ प्लांट। आप बयान करें अहमियत ट्रांसपायरेशन की एक पौधे के ज़िंदगी में। डिस्कस द, तो इसका जवाब है इस पैराग्राफ में। तो इसमें यह भी है कि इस चीज़ को भी हम डिस्कस, वरना जवाब यहाँ से यहाँ तक शुरू होता है, तो हम सारे के सारे को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट बॉडी इज एक्सप्लेन बाई कोहेशन टेंशन थ्योरी। ट्रांसपोर्टेशन जो पानी का बहाव है एक जगह से दूसरी जगह पर, कहाँ पर? प्लांट बॉडी में, इसको एक्सप्लेन किया गया है एक थ्योरी के जरिए। इसका कोहेशन टेंशन थ्योरी नाम है। कोहेशन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज कैरिड अपवर्ड थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। इस थ्योरी के मुताबिक कि पानी तो नीचे से ऊपर तो बहुत मुश्किल होता है और प्लांट में तो फिर बहुत मुश्किल। तो ये एक थ्योरी बयान की गई, ये जो है ना, उस थ्योरी के ज़रिए ये बयान किया गया है कि ये जो नीचे से ऊपर पानी जाता है ये किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन पुल के वजह से जाता है। अब ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? द सक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर अप इन जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। सक्शन कैसे कहते हैं? खुद की तरफ खींचना। तो स्टोमेटा से जब पानी निकल जाता है तो ऊपर के जो लीव्स है ये पानी को खुद की तरफ खींचता है, तो जड़ों से आकर के पानी लीव्स तक पहुंच जाता है। जैसे कि इसका सिंपल मिसाल है जूस। जब हम जूस, ये है और इसमें पाइप होता है, जब हम खुद की तरफ खींचते हैं तो पानी हमारे मुंह तक आ जाता है। तो द सक्शन फोर्स, खुद की तरफ खींचने वाली जो ताकत है, विच पुल्स वाटर अप, जो पानी को ऊपर खींचती है, इन द जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू में इसका ट्रांसपायरेशन पुल, ये ट्रांसपायरेशन पुल कहलाता है। मैकेनिज्म इसका क्या है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, अगर आप जो है ना, आपको थोड़ा सा तो 1.25 में जो है ना लेक्चर आप देखें। मैकेनिज्म, when the cells of leaves lose water, जब सेल्स जो पत्तों के सेल्स हैं पानी जो है ना लूज कर लेते हैं, फोर्स कॉल्ड सक्शन फोर्स इज जनरेटेड। तो इसमें सक्शन फोर्स पैदा हो जाता है, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम, जो कि जाइलम से पानी को खींचता है। जाइलम वेसल ऑफ लीफ, लीफ में जाइलम वेसल में पानी खींचता है, विच टेक वाटर फ्रॉम ब्रांचेस जाइलम एंड ब्रांचेस जाइलम फ्रॉम द स्टेम जाइलम। अच्छा, तो ये ब्रांचेस जाइलम से पानी खींचता है पत्तों की तरफ, और ब्रांचेस जाइलम जो है ना स्टेम जाइलम से जो है ना क्या खींचता है? पानी खींचता है ब्रांचेस जाइलम की तरफ। एंड जाइलम वेसल्स ऑफ स्ट्रीम पुल वाटर फ्रॉम रूट। अच्छा, जो तने का जो जाइलम होता है, स्टेम, वो जो है ना जड़ों से पानी को खींचता है। एंड द रूट टेक वाटर फ्रॉम द सोइल, और जो सोइल से जो जड़ें हैं वो ज़मीन से पानी खींचते हैं। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये इस तरह ऊपर जाने वाले मूवमेंट जो वाटर का है, प्रोड्यूस अ कॉलम, एक कॉलम बना देता है, फ्रॉम रूट टू लीव, रूट से लेकर जो है ना यहाँ तक, पत्तों तक। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। दिस अनब्रोकन वाटर कॉलम इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन। ये 3 वजूहात की वजह के इनके 3 वजूहात है। द अट्रैक्टिव फोर्स एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल में चूंकि हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं,
उसकी वजह से नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल, जाइलम में चूँकि बहुत ज़्यादा जो डायमीटर होता है छोटा होता है तो पानी उसमें जो है ना वो स्ट्रेन करने के काबिल होता है। और तीसरा रीज़न क्या है, द फोर्स by which water molecules are adhere to the wall of the xylem। अच्छा, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो ये जाइलम वाटर जो है ना जाइलम के साथ भी एक बॉन्ड बना लेता है जिसमें वाटर और जाइलम एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं और एक स्ट्रीम बनता है इसकी वजह से। और आप हायर क्लासेस में इसको पूरा डिटेल से स्टडी भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है How does the pressure flow theory explain the movement of sugar through phloem vessels of a plant? How does the pressure flow theory किस तरह है explain the movement of sugar, चीनी की मूवमेंट आप एक्सप्लेन करें थ्रू जाइलम फ्लोएम pressure flow theory। This theory was proposed by a German biologist Aaron मंच इन 1930। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट अरन मंच ने जो है ना इंट्रोड्यूस की है, कहा कब 1930 में। स्टेटमेंट इसका क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व फूड, जो वो फूड जो डिजॉल्व किया गया है किस चीज़ में, जो है ना ये डिजॉल्व होता है पानी में। मूवमेंट ऑफ डिजॉल्व फूड मॉलिक्यूल्स occurs from source to sink। ये जो मूवमेंट होता है ये सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, लीव्स से जाता है ब्रांचेस, स्टेम और रूट्स को। इसमें स्टेप्स ऑफ ट्रांसलोकेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं। ब्रांच से लीव्स से खुराक जाने को रूट्स और स्टेम तक जाने को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इसमें ये स्टेप्स है। एट द सोर्स साइट जहाँ पर खुराक बनता है फूड, इंटर्स द सीव ट्यूब ऑफ द प्लूएम में, चूँकि ये डिटेल इसमें जो है ना तीन चीज़ें होती है तो ये सीव ट्यूब को इंटर करता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जिसमें एक होता है डिफ्यूजन जिसमें एनर्जी नहीं लगती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगती है। तो फूड इंटर करता है एक्टिव प्लूएम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। कंपेनियन सेल्स ऑफ प्लूएम प्रोवाइड एटीपी, जो कंपेनियन सेल्स है प्लूएम में ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, इस ट्रांसपोर्ट को मुमकिन बनाने में। हाई सल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब में चूँकि सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो ये ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम नियर बाई जाइलम टिश्यू, तो ये जाइलम टिश्यू से भी किस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वाटर को। किसके ज़रिए, ओस्मोसिस भी हमारे पास डिफ्यूजन की तरह होता है लेकिन ये इसके बीच में मेम्ब्रेन होता है। तो ये तो एक टर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर के जो है ना मूवमेंट से, हरकत से जो फ्लोएम की तरफ आया, द टर्गर प्रेशर इन सीव ट्यूब, जो टर्गर प्रेशर होता है सीव ट्यूब में इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है। एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड जो सोल्यूशन बन गया खुराक का, स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड द सिंक, तो ये सिंक की तरफ जो है ना मूव करने लग जाता है। एट द सिंक में फूड इज एक्टिवली रिमूव फ्रॉम सीव। एट द सिंक में फूड इज एक्टिवली रिमूव फ्रॉम द सीव ट्यूब, फूड एक्टिवली जो है ना, एक्टिवली मतलब इसमें एनर्जी लगती है, सीव ट्यूब से जो है ना रिमूव किया जाता है, निकल जाता है। इन दिस वे, इस तरीके से द टर्गर प्रेशर इन सीव ट्यूब फॉल्स, सीव ट्यूब में टर्गर प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है। टर्गर प्रेशर हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। causing a flow of mass from the higher pressure at the source to the lower pressure at the sink। तो ये मास मूव हो गया है कहाँ से, हायर प्रेशर से। ऊपर तो प्रेशर हाई होता है
जो कि लीव्स में तो जाहिर है जैसे टंकी से पानी आता है तो इस तरह फूड आ जाता है नीचे, और ये तो आसान होता है इसी तरह फूड का आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की कंपोजिशन बताए, डिस्क्राइब करे, बयान करे। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और मेन फंक्शन क्या है ब्लड सेल्स का। तो इसका आंसर है ब्लड कंपोजिशन। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आल्सो राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड इज़ अ रेड फ्लूइड, ये जो है ना सुर्ख किस्म का फ्लूइड होता है जो कि अमूमन हमने देखा होता है, विच सर्कुलेट थ्रू ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह, पूरी बॉडी में घूमता है। सर्कुलेट मीन घूमना। और इन हार्ट और दिल में, बॉडी के वेसल्स में, रगों में और दिल में। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का किस्म है। इज कंपोज ऑफ लिपिड प्लाज्मा, लिक्विड प्लाज्मा, ये जो है ना माया प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से ये बना होता है। इसका पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4। पीएच ज़्यादा अहम होता है, अक्सर पूछा भी जाता है, तो ये 7.4 है। एंड वेट ऑफ द बॉडी इज 1/12 ऑफ आवर बॉडी, जो पूरी खून की जो वेट है और पूरी बॉडी की वेट, वो बॉडी को अगर 12 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उतना खून होता है एक शख्स में। द एवरेज एडल्ट हैज़ 5 लीटर ब्लड्स, जो एवरेज एडल्ट होते हैं यानी जो 20 साल की इस उम्र में, इनके बदन में 5 लीटर खून होता है। कंपोजिशन इसका क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इसमें दो चीज़ें होती है, प्लाज्मा होता है, एक ब्लड सेल्स होते हैं। तो प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पोर्शन होता है, यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये तो लिक्विड नहीं होते, ये तो जेली लाइक होते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड पोर्शन होता है फुली वो प्लाज्मा का होता है, जो कि अबाउट 55% ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। 55% ब्लड जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा से बना होता है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा किससे बनी होती है, उसमें 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.1% शुगर होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स 0.9% होते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स एंड हार्मोन्स इक्वल टू 2%। जो हार्मोन्स है, वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट भी 2% होते हैं। तो ये फुल प्लाज्मा का 100% बयान किया गया है। फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, तो ये हम फंक्शन जिक्र करते हैं। जो खून की जो फंक्शन है, 2-3 फंक्शन है, अगर हम उसको इस तरह बयान करें कि पहला फंक्शन है ये खुराक देता है सेल्स को, फूड सेल्स को देता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन ले जाता है। खुराक नहीं, सॉरी, ये सिर्फ ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है। प्लेटलेट्स का क्या काम है, वो प्लेटलेट्स जो है ना ये अच्छा ऑक्सीजन ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आते हैं। प्लेटलेट्स जो खून को जो है ना जमना जो कहते हैं, खून को इकट्ठा करता है एक दूसरे, जब हमारा ब्लड बहने लगता है तो उसको बंद करता है, खून को बंद करता है। और वाइट ब्लड सेल जो है ना WBC, ये उसको मारते हैं। किसको मारते हैं, वाइट ब्लड सेल जो है ना वो पैथोजेंस को मारते हैं। तो इसकी सिंपल सी जो है ना इस बुक में जो है ना गाइड में नहीं दी गई है, इसके सिंपल से जो है ये 3 ही है। प्लाज्मा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है वापस ले आती है, और जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन सेल को पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप
हाउ आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप फॉर्म, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किस तरह मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप बनते हैं और इसका प्रैक्टिकल जो है ना एप्लीकेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं ब्लड को एक बंदे से दूसरे बंदे में जो ट्रांसपोर्ट करना होता है, जो निकाल करके बस दूसरे बंदे में डालते हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो ये जो है ना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसका क्या है, ये सिस्टम है पूरा ABO, जो हम कहते हैं A, B एंड O। हमारे 3 किस्म के ब्लड ग्रुप है A, B एंड O, फिर नेगेटिव भी इसमें जिक्र होगा। डिस्कवरी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंड स्टेनर इन 1901, 1901 में कार्ल एंड स्टेनर ने इसको डिस्कवर किया है, ये याद करना बड़ा ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू द स्पेसिफिक एंटीजन, जो मुख्तलिफ़ किस्म का ब्लड ग्रुप है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीजन, एक ख़ास किस्म एंटीजन की वजह से, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल पर वाक़िया होता है, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर, विच आर एंटीजन A एंड B, जो कि एंटीजन A और एंटीजन B कंसिडर किए जाते हैं। ब्लड ग्रुप प्ले, अ पर्सन हैव ब्लड ग्रुप A कंटेन एंटीजन A एंड एंटीजन एंटीबॉडीज B, जिसका ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीजन क्या होता है, एंटीजन A होता है और एंटीजन एंटीबॉडी B होता है। जो कि ब्लड ग्रुप B वाला बंदा है उसमें क्या होता है, एंटीजन B होता है बट एंटीबॉडीज A होता है। ब्लड ग्रुप AB वाला जो होता है उसमें बोथ एंटीजन A एंड B एंड एंटीबॉडीज क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ब्लड ग्रुप O वाला जो है उसमें क्या होता है, ब्लड कंटेन नो एंटीजन आर ऑन RBCs बट हैव बोथ एंटीबॉडीज A एंड B, इसमें क्या होता है, कोई जो है ना एंटीजन नहीं होता बट के एंटीबॉडीज दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी पार्ट हम देखते हैं। अच्छा, डिस्कस ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ABO सिस्टम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप डिस्कस करें ABO सिस्टम में, यानी क्या हमें जो है ना किस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते किससे है और कौन सा बंदा किसको जो है ना वो ब्लड दे सकता है। द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्थी पर्सन टू अ पेशेंट, एक सेहतमंद बंदे से एक मरीज़ को खून देना क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ऑपोजिट ब्लड ग्रुप, जब हम फॉर एग्जांपल एक बंदे को A चाहिए, हमने B दिया तो उसे अपोजिट ब्लड दिया, तो कैंपली जो है ना वो टुकड़े टुकड़े और एक जगह पर खड़ा होना, अगर इन ब्लड में ऐसा हो जाता है, ब्लड सेल विच कैन नॉट पास इन माइक्रोस्कोपिक ब्लड कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज में ब्लड नहीं जा पाता, इन इट काज डेथ, और इसकी वजह से मौत होती है। द सेम इज ट्रू फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी ट्रांसफ्यूज्ड विद ब्लड ग्रुप ए, अगर एक बंदे के लिए बी ज़रूरत है और उसको हम ए दे दें, तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रेजेंट इन रेसिपिएंट ब्लड, रेसिपिएंट जिसने ब्लड लिया, विल कॉग्नेट विद आरबीसीज, तो वो आरबीसीज के साथ जो है ना कॉग्नेट कर जाएगी, मिल जाएगी, हैविंग एंटीजन ए। अच्छा, एंटीबॉडी ए और एंटीजन ए एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे, ऑफ डोनेटेड ब्लड, जो ब्लड डोनेट हुआ है। लिहाजा अगर एक बंदे को ब्लड ए ज़रूरत है तो हम सिर्फ ए दे सकते हैं, और अगर बी ज़रूरत है तो बी दे सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम गलत दे दें तो एंटीजन और एंटीजन ए, और एक का एंटीजन और दूसरे एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन कर लेगा और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जिससे डेथ काज होती है। क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और यानी ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, हार्ट के लेवल पर इसको
यानी प्लांट्स भी इन्होंने टच किया है, लेकिन प्लांट्स तो बहुत टच किया है ये इसमें, लेकिन ये हार्ट के लेवल पे भी आपको बहुत काम आएगा। और आगे जो है ना इस पर चैप्टर्स आते हैं तो वो आपको काम आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ यू डू नॉट टेक वाटर द होल डे इन मंथ ऑफ जून, अगर हम पूरे दिन पानी ना पिए जून के मंथ में, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। जो प्लाज्मा तो 90% ब्लड से बनाए पानी से है, तो उस पर क्या असर होगा। इफेक्ट ऑफ वाटर डिफिशिएंसीज ऑन वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल। तो इफेक्ट की क्या प्लाज्मे पर इसका क्या असर है, ये थोड़ा उल्टा लिखा है, लेकिन इसका प्लाज्मे पर क्या असर है जो पूछा गया है सवाल है। ब्लड प्लाज्मा एक कंपोज ऑफ 90% ऑफ वाटर, 90% वाटर से बना है। इन मंथ ऑफ जून ड्यू टू हाई टेम्परेचर तो हाई होता है, गर्मी होती है, स्वीटिंग आकर हमारे बदन से जो है ना पसीना बहता है। स्वीटिंग कॉज लॉस ऑफ वाटर, जब कि हमारे बदन से पानी चला जाता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा से। सो इफ़ यू डू नॉट टेक वाटर द होल डे इन मंथ ऑफ जून, अगर हमने पूरी दिन पानी नहीं पिया कौन से महीने में, जून के महीने में, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल रिड्यूस एंड लीड टू डिहाइड्रेशन। तो हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप सख्त बीमार हो सकते हैं। तो इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ट्रांसपोर्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, एक बात याद कि यही क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। और अगर सारे के सारे ना आए तो 7 क्वेश्चन, चूँकि इसमें 8 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 6 और 5 तो आते ही एक्सरसाइज से, और लास्ट चैप्टर से तो अक्सर जो है ना क्वेश्चन आते हैं। तो लिहाजा यही क्वेश्चन आपने याद करने हैं, इसी क्वेश्चन को समझना है। कैरेक्टरिस्टिक जाइलम एंड फ्लोएम। लिविंग सेल, लिविंग डेड, लिविंग एंड डेड। 3 डेड सेल, जाइलम, ट्रेकाइड, जाइलम फाइबर। ओनली 1 लिविंग सेल, जाइलम पेरेन्काइमा। इनमें 3 डेड सेल होते हैं, वेजल, ट्रेकाइड एंड जाइलम फाइबर, और 1 लिविंग सेल होता है जाइलम पेरेन्काइमा। जबकि 1 डेड सेल होता है फ्लोएम फाइबर एंड 3 लिविंग सेल होता है सीएफ ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम एंड पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा भी जो है ना इसमें होता है। तो इसमें 3 जो है ना डेड होते हैं, इसमें 1 डेड होता है, इसमें 1 लिविंग होता है और इसमें 3 डेड होते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। सेल वॉल थिकनेस, तो इसका जो सेल वॉल है थिक है और इसका क्या है, थिन है, ये थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा पतला है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, ये इसका सेल वॉल, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम का सेल वॉल किससे बना है, लिग्निन से, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फ्लोएम का हो तो किससे बना है, सेलुलोज से। डायरेक्शन ऑफ लो, तो ये तो नीचे से ऊपर जड़ों से लीव्स तक जाते हैं, अपवर्ड है, एंड डाउनवर्ड, डाउन एंड अप, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, लेकिन कुछ लेवल पर ऊपर की तरफ भी हो सकता है। सेल वॉल परमेबिलिटी, इम्परमिएबल, इस सेल वॉल के थ्रू कुछ जो है ना अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसके अंदर दाखिल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा, इससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच।